1998 का रियल एस्टेट उठा के देखो, चाहे वो गुड़गांव का, चाहे वो नोएडा का, चाहे वो दिल्ली का, ठीक है, वहाँ से प्रॉपर्टी 1000 गुना। गलती सिर्फ बिल्डर की नहीं है, पूरे हो सकता है पूरे जगह की है, पूरे स्टाफ की है, बट हाँ चलाता एक ही बंदा है। तो मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता, वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता, ठीक है, जो मैंने सीखा है। जहाँ पे आपका गुजरात में हम लोग धोलेरा फोकस कर रहे हैं एंड इट्स अ ड्रीम ऑफ आवर गवर्नमेंट एज वेल ओके एंड या फिर इट्स अ ड्रीम ऑफ इंडिया एज वेल। सो सिंगापुर से बड़ा बन रहा है वो। Okay. एंड या फिर मैं कहूँ एक हमारे इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी सिटी बन रही है तो मिल्टन कीन्स में, तो वहाँ भी हमने कुछ विलास होल्ड किए हैं, प्लस हम इंडियन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेचते हैं वहाँ पर जाके। Hello and welcome to this new episode of the Startup Cafe podcast. I'm your host Shrivant. Today we are meeting somebody special. We are meeting Tarun. Tarun Arora is the founder of Soil Search. He has built a big company in the field of real estate. He has launched amazing projects in Dholera, Uttarakhand, and now he's expanding all across India with his fabulous offerings for the real estate investors. We're going to meet him, understand his journey, and see what we can learn from him. Welcome, Tarun. Hi, how are you, Shivan? Very good. Thank you for coming to our podcast. Thank It's you a for pleasure inviting. to host you. Great. तरुण, सबसे पहले आपकी जर्नी शुरू से कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। सो आज तक तो वैसे मैंने नहीं बताई। हाँ, And हाँ। this will be आज टाइम आ गया। You are the first one, I think. मैं कॉलेज कर रहा था, MBA कर रहा था एंड सो मुझे MBA के टाइम पे ही एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आए, ठीक है, MBA के बाद कि यहाँ कर लूँ वहाँ कर लूँ। सो बहुत सारी कंपनीज थी, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, एक ट्रायल रन मिल चुका था, विच इज़ मैंने कॉलेज के टाइम पे कर लिया था। सो मैंने रियल एस्टेट की वजह से कॉलेज के टाइम पे कॉलेज की फ़ीस ऑलमोस्ट निकाल ली थी। ओके, एक्सेलेंट। ठीक है, सो मैंने एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था। फिर बहुत सारे जब इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब कोई कुछ पैकेज दे रहा था, कोई कुछ पैकेज दे रहा था। मैंने कहा आई थिंक रियल एस्टेट इज़ अ फील्ड की जहाँ पे मुझे सिटिंग जॉब नहीं करनी पड़ रही, ठीक है, इट्स अ मूवेबल जॉब, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, मज़ा आता है एंड कभी कोई CEO मिलता है या कभी कोई सर्विस क्लास मिलता है, कभी कोई बिजनेस क्लास मिलता है, कभी कोई पॉलिटिशियंस मिलते हैं, कभी कोई ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से उनकी जर्नी सुनने में, उनके बारे में सुनने में और सुनने में मतलब मज़ा आता है मुझे लोगों से मिलने में बेसिकली। सो मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट अ पर्सन जो एक सिटिंग जॉब करके कुछ कर सकता है या सिटिंग जॉब में उसे मज़ा आएगा। सो यहाँ से मेरी जर्नी रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट शुरू हुई एंड 16 साल पहले 18 साल हो गए, करीब 17-18 साल। इस 2008-9 की बात है एंड सो मैं फादर का पहले बिजनेस कर रहा था, फिर मैं जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस कर रहा था, पापा ने बहुत कुछ सिखाया या उनसे उन्होंने तो नहीं सिखाया, बट मैं सीख गया उन्हें देख देख के कि वो क्या कर रहे हैं एंड एक बेस्ट चीज़ थी उनके अंदर विच इज़ जो चीज़ें मिली हैं बिजनेस से, वो ईमानदारी, ठीक है, उनसे मिली है मुझे, काइंडनेस उनसे मिली है, ठीक है, कस्टमर इज़ कहते हैं ना कि भगवान, ठीक है, सो वो उनसे मिला है मुझे। सो मतलब मेरे लिए आई थिंक वो एक आइडियल है एंड सो मदर से भी कुछ ना कुछ मिला है, फादर मदर दोनों से। सो उनसे एक मदर से एक ठहराव मिला है, ठीक है, कि कैसे एक आपको लोगों से बात करनी है क्या है। सो उनसे बहुत कुछ मिला है उन दोनों से एंड वहाँ से बिजनेस से भी मैंने 6-7 साल पापा के साथ बिजनेस भी किया है। किस चीज़ का बिजनेस है उनका? हमारा पल्सेस का बिजनेस है, ऑल ओवर यूपी में हमारा होलसेल दाल चावल का बिजनेस है। ओके एंड इट्स अ पुश्तैनी बिजनेस एंड कुछ पिपरमिंट का भी है कुछ। देन फिर जब मैंने रियल एस्टेट शुरू करा तो पापा ने भी हल्के हल्के करके रियल एस्टेट और ज़्यादा करा है वहाँ पर। ओके कुछ मार्केट्स बनाए हैं, कुछ XYZ चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मेरा उसमें मतलब एक हेल्प रही है कि ऐसे वैसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ओके सो उससे काफ़ी ज़्यादा फादर को भी ग्रोथ मिली है वहाँ रियल एस्टेट मार्केट में। ओके सो आई बिलोंग्स टू चंदोसी, ओके ये मुरादाबाद के पास पड़ता है अच्छा। एंड संभल, मुरादाबाद, चंदोसी, ये एरिया है वो। तो सॉइल सर्च जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन उसी समय कर लिया था आपने कॉलेज से निकलते ही, या इट्स अ न्यू कंपनी? सो कंपनी रजिस्टर्ड तो हमारी 2014-15 की है ओके एंड जब मैं एक तरीके से आप कह दो या तो मेरा जॉब था या बिजनेस था जहाँ मैं लास्ट कंपनी के साथ था।
सो लास्ट कंपनी में एज अ लास्ट मेरी पोस्ट डायरेक्टर थी एंड वहाँ से फिर मैंने कहा यार मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा वहाँ अच्छा नहीं चल रहा था या कुछ था, बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे लोग थे एंड बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पर एंड बट वो होता है ना कि चलो यार कुछ अपना करना है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ थी और कुछ इंडिया को कुछ डिफरेंट देना है, ठीक है, अपने भारत देश को कुछ डिफरेंट देना है। इसीलिए हमने अपनी टैगलाइन भी यही रखी हुई है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट कंपनी। इट्स नॉट अ वर्ल्ड रियल एस्टेट, इट्स इंडियाज मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी। वी आर इंडियंस, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सो मैंने कहा कुछ इंडिया को कुछ डिफरेंट देते हैं रियल एस्टेट वर्ल्ड से रिलेटेड, कि जहाँ पे ट्रस्ट भरा हुआ हो, जहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा इस देश में, ठीक है। कैसे कि लोगों को ट्रस्ट बना रहे। एक जैसे रेरा फॉर्म हुआ है, रेरा इज ऑल अबाउट कि जहाँ रेरा है वहाँ लोगों को लगता है कि ट्रस्ट है, ठीक है। तो सेम विद जहाँ सॉइल सर्च है वहाँ लोगों को लगे ट्रस्ट है। तरुण, एक क्वेश्चन है मेरा जी। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन मोर फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में ट्रस्ट हमेशा से एक इशू रहा है। आई एम श्योर आप भी जानते हैं, देखते रहे हैं इस बात को। और थैंक्स टू द बिल्डर्स हु हैव नॉट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स एंड सेवरल प्रॉब्लम्स दैट पीपल हैव फेस्ड इन रियल एस्टेट इन इंडिया, राइट। सॉइल सर्च जो आपकी कंपनी है जी, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है? क्या नई चीज़ आप लेकर आए हैं कस्टमर के लिए, जिससे कस्टमर जब सॉइल सर्च के साथ इंटरफेस करे तो उसको थोड़ा डिफरेंट एहसास हो? क्या ऐसे आपने वैल्यू सिस्टम्स बिल्ड किए हैं अपनी कंपनी में, या क्या आपके ईथोस हैं जिसको आप फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सब लोग इंडिया में ट्रस्ट की बात करते हैं कि आई एम द ट्रस्टेबल कंपनी, आई एम द ट्रस्टेबल कंपनी, और काफ़ी लोग उसे फॉलो भी करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं फॉलो करता, काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। एंड आई ऑल्सो नो द कंपनीज इन रियल एस्टेट एंड इन अदर कंपनीज ऑल्सो। जैसे एक बहुत बड़ा नेम है टाटा, ठीक है। सो टाटा इज़ द नेम जो फॉलो करते हैं। ट्रस्ट का दूसरा नाम है टाटा आज की डेट में। ट्रस्ट का दूसरा नाम है। सो कहीं ना कहीं ही इज़ ऑल्सो माई आइडल, ठीक है, मिस्टर रतन टाटा। सो टाटा इज़ द नेम जो कि एक ट्रस्ट से रिलेटेड जाना जाता है। सो वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम फैक्टर्स कि कैसे हम रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट क्रिएट करें। सो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट रिपोर्ट जनरेट करी है, विच इज़ TRUST, ठीक है, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी, विच इज़ रेट ऑफ रिटर्न, विच इज़ यूजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ट्रस्टवर्दी। हर वर्ड में एक चीज़ छुपी हुई है, विच इज़ कि हम कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं सबसे पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं एंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, उसमें हम लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प लेते हैं, लॉयर्स की हेल्प लेते हैं एंड उससे अगर हमसे कोई एक सिंगल रिपोर्ट भी बनाना चाहता है, सपोज कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिल्डर की सही, XYZ बिल्डर, चाहे उसका आज बहुत बड़ा नेम है, बट बहुत बड़े नेम वाले भी काफ़ी लोग उनके अपने पैसों पे चीज़ें नहीं खरीदी हुई थी, ठीक है, दूसरों के पैसों पे चीज़ें खरीदी हुई थी, या लोन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि वो लैंड ही ठीक ना हो जब आप खरीद रहे हो, ठीक है। सो हम हर प्रॉपर्टी की एक आपको ड्यू डिलिजेंस करवा के देते हैं, ठीक है। सो उससे आपको प्रॉपर्टी की क्लियरेंस मिल जाती है। 55 ईयर्स का हम रिकॉर्ड निकाल के देते हैं, ठीक है, एज पर लॉ एंड ऑर्डर, एज पर गवर्नमेंट, कि 55 ईयर्स का अगर सही है तो आप प्रॉपर्टी सेफ एंड क्लियर खरीद रहे हैं। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं चल रहा, ठीक है। काफ़ी लोग प्रॉपर्टी आपको बेच जाते हैं बट बाद में मालूम पड़ता है कि उसमें लोन चल रहा है। अब आप कहेंगे लोन डिस्प्यूट्स हैं, लोन के पेपर्स तो जनरली बैंक के पास जमा होंगे, बट काफ़ी सारे लोन ऐसे होते हैं कि जो कि बंदा प्रॉपर्टी अगेंस्ट उठा लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ब्याज पे पैसा ले लिया, उसकी जगह प्रॉपर्टी पेपर्स अपने रखवा दिए, ठीक है। सो बाद में निकल के आता है यार इसने तो हमसे ब्याज पे पैसा उठाया, ये एग्रीमेंट साइन करा हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं उसमें, ठीक है। सो वो हर चीज़ हम आपको क्रॉस वेरीफाई करके देते हैं। प्लस सपोज कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी के सामने कोई कूड़ा घर आने वाला है, वो प्रॉपर्टी फौरन गिर जाएगी, ठीक है, विच इज़ कि आज वहाँ का वेदर कैसा है, हो सकता है वहाँ के वेदर ही सस्टेन ना करे इन फ्यूचर। आज तो आप खरीद लो, काफ़ी सारी पहाड़ों की ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हायर है, ठीक है। तो हम पहले से बताते हुए चलते हैं, ठीक है, कि यहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी है। वो कहते हैं ना कि हाथी पालना, देखना और पालने में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो सेम विद प्रॉपर्टी भी ऐसी है। काफ़ी लोग बी सिटीज़ में या पहाड़ों पे या XYZ जगह पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी हायर है, ठीक है, कुछ पूछो।
ऐसा एक फुटबॉलर भी है, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली थी, या एक आई डोंट नो द नेम, मैं भूल रहा हूँ, बट मैंने एक केस स्टडी पढ़ी है। तो वो उसने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, बट मेंटेनेंस इतनी हायर थी, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी संभाल ही नहीं पाया, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी हायर चली गई थी कि प्रॉपर्टी माइनस में चली गई एकदम, ठीक है। सो वो सब चीज़ें जो है फैक्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं उस ट्रस्ट रिपोर्ट में। सो कभी आप आओ, हम आपको ट्रस्ट रिपोर्ट साइन करवाते हैं। तो ये ट्रस्ट रिपोर्ट कस्टमर को मिलती कब है, कैसे मिलती है? हमारी जब भी आप प्रॉपर्टी हमसे कोई परचेज कर रहे हो या प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो, उससे पहले हम आपको ट्रस्ट रिपोर्ट पूरी बना के देते हैं उस जगह की, ठीक है। क्योंकि आज क्या है, लोग पहले अपनी गली से बाहर प्रॉपर्टी नहीं खरीदते थे, फिर शहर से बाहर खरीद रहे हैं। आज 20 सिटीज छोड़ो, दूसरी कंट्रीज में भी खरीद दूसरी कंट्रीज में, दुबई में लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, लोग एड्स दे रहे हैं, पीपल आर बाइंग लेफ्ट राइट दुबई सेंटर। में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कोई रसल खेमा में खरीदना चाह रहा है, कोई डाउनटाउन पे खरीदना चाह रहा है, कोई बुर्ज के सामने खरीदना चाह रहा है, तो किधर एक्चुअल में खरीदनी चाहिए। और फिर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़रूरी है, कि हो सकता है कि वहाँ उस रोड पे कुछ नहीं आ रहा, बट दूसरी रोड पे आ रहा है कुछ ना कुछ, तो उससे बहुत प्रॉपर्टी बढ़ती है। जैसे आपके घर के सामने कल सुबह कोई 5 स्टार होटल लॉन्च हो जाए, तो प्रॉपर्टी के रेट क्या हो जाएंगे। कोई मेट्रो आ जाए तो प्रॉपर्टी के रेट क्या हो जाएंगे। कोई एक्सप्रेसवे आने वाला है तो प्रॉपर्टी के रेट क्या हो जाएंगे। सो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। मुझे लगता है लोग प्रॉपर्टी खरीदने जब जाते हैं तो इमोशनली बहुत ड्रिवन होते हैं, उनके पास पैसा होता है और दे आर जस्ट ड्रीमिंग कि ये 1 करोड़ रुपए लगेगा और ये 1.5 बन जाएगा। और उस जल्दबाजी में, बिकॉज दे वांट टू क्विकली इन्वेस्ट दैट मनी एंड दे आर बेसिकली गेटिंग ड्रिवन बाय द एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच दे सी, दे फॉरगेट टू डू दिस एक्सटेंसिव रिसर्च। तो उसमें आप उनकी हेल्प करते हैं। राइट, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ योर कंपनी, सॉइल सर्च। राइट। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप कंसल्टिंग कर रहे थे, दूसरी कंपनी के साथ थे, फिर आपने अपनी कंपनी बनाई और आज आपने एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी बना ली। आई थिंक यू हैव लाइक मोर देन 100 पीपल। या मोर देन 100 पीपल। तो कैसी रही है जर्नी? सो आज सुबह ही मैं कहीं मीटिंग से आ रहा था, मॉर्निंग 7:30। सो आई एम अर्ली राइजर एंड सो जब मैं मीटिंग कर रहा था तो उससे पहले मुझे कहीं पे वो 30 सेकंड्स देने थे अपने। सो मैं उसमें ये सोच रहा था, लास्ट ईयर गई। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से जैसे देखते हैं तो उसे तो लगता है यार ये बहुत बड़ा काम कर रहा है ये वो, और कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि आज जैसे मैं 2026 के गोल लिख रहा था, ठीक है, आज मॉर्निंग में, एंड 2025 में मैंने क्या किया है तो मैं ये लिख रहा था। 2025 का मैं देख रहा था एवरी मंथ कुछ ना कुछ नया किया है, ठीक है। कभी इवेंट्स किए हैं, कभी हमने 3 ब्रांचेस खोल ली, ठीक है, नई लास्ट ईयर में ही, ठीक है। एंड कभी कभी लोग एक शहर से बाहर नहीं निकल पाते और हम 3 ब्रांचेस एक ही साल में खोल ली हमने। बट मेरे को तो लग रहा है ये छोटी चीज़ है, ठीक है, बट सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लगता है यार बहुत बड़ी चीज़ कर दी हमने, ठीक है। सो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में। बट ये कंपनी जो ऑपरेशनल हुई है, मैं भी जब सोचता हूँ इतना कम टाइम हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, विच इज़ ओनली 2.5 ईयर्स, ठीक है। हार्डली हमने 2023 में प्रॉपर फुल फ्लैश कंपनी खोली है। कंपनी 2014-15 की रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट फुल फ्लैश ऑपरेशनली जो हुई है वो 2023 में हुई है, ठीक है। 2022 जून से हमने कंपनी ओपन करी है। तो 2 साल में 100 लोगों की कंपनी बना दी आपने। राइट। कैसे किया? सो मैं ये नहीं कहूँगा इतना टफ था, ठीक है, बट हाँ वो है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी, हर चीज़ में हाँ वाली वो है मेरी थिंकिंग, कि किसी भी चीज़ को ना नहीं करना, ठीक है, नो वर्ड आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा देनी है सबको, ठीक है। सो वन गुड लीडर इज़ अ लीडर कि जो अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करे। अगर मेरे नीचे मेरे साथ मेरे लीडर्स ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। एंड अगर आप अपने लीडर्स को ग्रो करवा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे, ठीक है। सो उनको ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है। सो मैं पहले सोचता हूँ कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो नहीं, पहले मेरे नीचे वाला गाड़ी लेगा, या पहले मेरे नीचे वाला अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, या पहले मेरे नीचे वाला ग्रो करेगा, मैं ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाऊँगा, ठीक है। सो अगर वो नहीं ग्रो करेंगे तो मैं नहीं ग्रो कर पाऊँगा। अच्छा, अगर इस पॉडकास्ट को कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जो फॉर एग्जांपल सोलोप्रेन्योर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं आज की डेट में, जैसे आप थे आज से 10-12 साल 15 साल पहले, और वो उसी फुटप्रिंट को फॉलो करना चाहते हैं, आपके फुटप्रिंट को, तो क्या तीन बातें क्या है जो आप उनको बोलना चाहेंगे? क्या करें वो आज वो ऐसा क्या करें कि 2 साल बाद 100 लोगों की कंपनी बना पाएँ? सो
मैं बहुत सारे सीईओ के मुंह से सुनता हूँ, बहुत सारे के, ठीक है, कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, हार्ड वर्क अगर मैनेज तरीके से है तो वो हार्ड वर्क नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस आप जो भी करते हो उससे आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को लव ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करते, तो आपको वो कहते हैं ना कि वैसे तो मैं इस वर्ड को कुछ भी नहीं मानता, विच इज़ डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यार मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है। बट क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, ठीक है। सो प्यार होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ से। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। और काफ़ी सारे मैं देखता हूँ आज यंग एज वाले या बहुत जल्दी जल्दी अपने प्रोफेशंस चेंज करते हैं। एटलीस्ट 50-100 करोड़ रुपए तक तो पहुँचो मिनिमम, ठीक है, तब जाके सोचो कि हाँ मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूँगा। That's well said. Actually, it's a very interesting and important point you mentioned. लोग जंप मारते रहते हैं, जंप मारते रहते हैं। शाइनी थिंग सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जहाँ कोई चमकती हुई चीज़ दिखेगी, राइट, लोगों को लगता है यार यहाँ पैसा नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ नहीं हो सकता, Right. उस काम को करके पैसा कमाया जा सकता है, और इवेंचुअली फिर वहाँ भी स्ट्रगल करते हैं, फिर उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जिस भी काम को करो उसमें पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, ये 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए, ठीक है। अगर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी नहीं है उस जगह पे, तो आपको उस जगह पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। और कई बार ऐसा होगा उस जगह को आप पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से बदल दो, अगर वहाँ नहीं है तो वही जगह चमक जाएगी। सो मेरी लास्ट कंपनी में भी आई थिंक सो कि मैं इस बात से फेमस था, विच इज़ पॉजिटिविटी, ठीक है। सो मेरे पास कोई भी आता था तो मैं ये नहीं करता था कि मुझे इससे कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ देने का गिवर था मैं, ठीक है, कि हाँ अगर दूसरी टीम का भी है या कहीं और का भी है तो मैं उसे देता ही रहता था। जैसे BNI में कहते हैं गिवर्स गेन, गिवर्स के, जितना आप दोगे उतना ही राइट, यूनिवर्स आपको वापस करेगा, बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर मैनेजरियल स्टाइल? आप इतने लोगों की टीम, 100 लोग हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आर यू लाइक अ टफ मैनेजर, यू आर अ टास्क मास्टर, और यू आर अ माइक्रो मैनेजर, और यू डोंट केयर, यू लुक एट द बिग गोल्स? उनको यूनिफाई करके एक सोल्जर्स की तरह ड्राइव कैसे करते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, ठीक है, और बहुत डिफरेंट लोग हैं। अगर आप बिहार में जाओ तो डिफरेंट है, गुजरात में जाओ तो डिफरेंट है, उत्तराखंड जाओ तो डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही लोग भी हैं, हर एक जना डिफरेंट है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। सो सामने वाला जैसा है आपको वैसा बनना पड़ेगा अगर उसे कंफर्ट जोन में लाना है। सो जब तक आप उसको कंफर्ट जोन में नहीं लाओगे तब तक वो ओपन अप नहीं होगा, तब तक उसकी लीडरशिप स्किल नहीं निकलेंगी, ठीक है। जब तक वो कहते हैं ना कि आपके हो सकता है आपकी ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग आपसे डरे रहते हों, ठीक है, या बहुत सारे लोग आपसे सोचते हो कि बात कैसे करनी है, या यू आर द इंग्लिश मैन, आई एम द हिंदी मैन, ठीक है। सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सामने वाला जैसा है, ठीक है, अगर आपसे आपके बिल्कुल लोअर वाले भी खुश हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग लोअर, ठीक है, बट जो लोग सबकी अपनी जॉब है, सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सो वो भी अगर खुश हैं, ठीक है, तो ये समझ लो कि यू आर डूइंग गुड। चाहे वो आपके ऑफिस के गार्ड साहब हैं, चाहे वो आपके पेंट्री बॉयज़ हैं, ठीक है, अगर वो भी खुश हैं, ठीक है, तो देन यू आर डूइंग गुड। So probably that's one of the reason why you're growing so fast. Keeping everybody happy is the number one mantra you have. Yeah. Great. So now let's talk a little bit about your projects. अभी what are the areas that your company is focusing on? कहाँ की properties हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस जूम इन कर रहे हैं? सो हम लोग गुजरात में बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात में कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप? गुजरात में हम लोग धुलेरा फोकस कर रहे हैं, एंड इट्स अ ड्रीम ऑफ आवर गवर्नमेंट एज वेल, ओके, एंड या फिर इट्स अ ड्रीम ऑफ इंडिया एज वेल। सो सिंगापुर से बड़ा बन रहा है वो, Okay. एंड या फिर मैं कहूँ एक हमारे इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी सिटी बन रही है दिल्ली एनसीआर के बाद। ओके, एंड थर्ड इज़ ऑब्वियस है कि जैसे आज डीएलएफ है, या आज हमारे नोएडा में एटीएस है, या और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वो इसलिए महंगी है क्योंकि वहाँ पे लोग महंगे रहते हैं। वो इसलिए महंगी नहीं है, ठीक है, कि वो
प्रॉपर्टी अच्छी है, उसके बराबर वाली भी अच्छी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है DLF मंगोलिया जरेलियाज ही अच्छी है, वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं उसके अंदर जो रह रहे हैं। जेंट्री अलग है, जेंट्री अलग है। तो सेम विद गुजरात इज अ सिटी ऑफ बिलियनियर्स। सो जहाँ इतने सारे बिलियनर्स रह रहे हैं, हमारे इंडिया के 70% बिलियनर्स वहाँ रहते हैं, वो जगह तो वैसे भी महंगी हो ही जानी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, वैसे भी हो जानी है, क्योंकि वहाँ की ढोलेरा सोच के अलग है। ढोलेरा के ऊपर वैसे भी कुछ स्पेशल फोकस है गवर्नमेंट का। आई थिंक आई बीन रीडिंग अबाउट ढोलेरा दैट government is emphasizing a lot on massive development. It's probably going to be the smartest Right. city So, of India. सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ आ रही हैं। सो सबसे बड़े जायंट जो है हमारे इंडिया के, विच इज़ टाटा, रिलायंस एंड अदानी, उन तीनों की इंडस्ट्रीज वहाँ आ रही हैं, ठीक है। टाटा ने ऑलरेडी 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, जिसमें कि 20-25% इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है, ठीक है। सो वो टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है विद दी जापान की एक कंपनी है PSMC, उसके साथ मिलके बना रहे हैं। प्लस आपको घर में RO लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी वो फिल्टर्स RO लगा रहे हैं। घर में आपको AC लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको एक कूलिंग प्लांट देंगे जो सारी बिल्डिंग्स को AC देगा, ठीक है। एंड जैसे दुबई में एक रिवर बेल्ट है विच इज़ डाउनटाउन के पास, वैसी पूरे शहर में एक रिवर बेल्ट बन चुकी है, ठीक है। सो पूरा शहर सोलर पर है, पूरे शहर में कोई वायरिंग नहीं है, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, ठीक है। सो ये फैक्टर्स हैं स्मार्ट सिटीज़ के। बट अभी एज फार एज आई नो वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है। इज दैट करेक्ट? रेसिडेंशियल डेवलपमेंट स्लो नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है कि पहले क्या होता था ना, कोई शहर बसाना होता था तो एयरफोर्स वालों को या फिर हाई कोर्ट वालों को या XYZ लोगों की सोसाइटी बसाते थे तो वो शहर बस जाता था। बट अब क्या होता है कि वहाँ पर उस एरिया में इंडस्ट्रीज बसा दो, ठीक है। सो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अपने आप आके रहेंगे। ऑब्वियस है, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तब तक रेसिडेंशियल का फायदा क्या है। रेसिडेंशियल है वहाँ पर ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। ओके 22 गांव को मिला के दुलेरा SIR बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR। बट उसमें ऑलरेडी लोग हैं। बट अगर आज एक इंडस्ट्री बसती है तो उसके आसपास रेसिडेंशियल अपने आप बस जाता है। सो इंडस्ट्रीज वहाँ पर 100% लैंड में से 60% लैंड इंडस्ट्रीज है, 20% रेसिडेंशियल है और 20% में कमर्शियल, IT, नॉलेज IT, सिटी सेंटर्स, ये सब है। तो आज अगर किसी को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, इज ढोलेरा प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप चॉइसेस? या धुलेरा एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मैं अपनी ही बात करूं, हमने लास्ट ईयर जिस रेट पे लैंड ली थी इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, हमारी रजिस्ट्री हुई थी, उससे जस्ट डबल पे तो हमें लैंड मिल रही है आज। ओह, इज इट दैट फास्ट? इज इट दैट फास्ट? वो एक्चुअल में डबल हुए। जनरली 20-30% बढ़ते हैं, 40% बढ़ते हैं, 50 बढ़ जाते हैं मैक्सिमम। 100% बढ़ गया। 100%। बट एक साल लैंड 2 साल में तो डबल हो ही जाती है, बट 1 साल में कहीं डबल हो रही है या 6 महीने में कहीं डबल हो रही है, तो वो बहुत ही तेजी से हो रही है। और जब 1 साल में डबल हुई है तो लास्ट 6 महीने में तो हो सकता है फिर से डबल हो जाए, कुछ नहीं पता। मोमेंटम बिल्ड हो गया तो फिर बढ़ता ही जाएगा। अभी तो एक इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई है, उसके अलावा 3-4 और शुरू हुई हैं। कॉलेजेस भी बन रहे हैं, स्कूल्स भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, वहाँ सब कुछ ग्रो कर रहा है। इसके अलावा और भी रीजन्स हैं जो सॉइल सर्च के स्पेशल फोकस एरिया में हैं? या उत्तराखंड, ओके, ठीक है। सो उत्तराखंड इज अ सिटी जो सो आई एम द समवेयर अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। एंड सो उत्तराखंड इज अ सिटी जो कि एक स्पिरिचुअल सिटी है, ठीक है, विच इज़ महादेव की सिटी है, ठीक है, विच इज़ शिव जी की सिटी है, विच इज़ हिल्स हैं, विच इज़ AQI लेवल बहुत कम है, विच इज़ नॉन पॉल्यूशन एरिया है, ठीक है, विच इज़ दिल्ली NCR से हार्डली 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव पर है, ठीक है, विच इज़ वहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। सो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे रिवर है, चाहे वहाँ का पानी, हवा, तो जिस जगह की भी पानी और हवा अच्छा होगा वो जगह तो वैसे भी ग्रो कर जाएगी। ओके, सो दिस इज अ सिटी विच इज़ वेरी स्पिरिचुअल एज वेल। तो उत्तराखंड इज वन ऑफ योर स्पेशल फोकस एरिया? या अच्छा, आई हैव रेड समवेयर, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, कि पहाड़ों पे ज़मीन लेने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। समबडी हु इज़ इन दिल्ली एंड हैज़ सम बजट, दे कांट जस्ट गो आउट एंड बाय प्लॉट ऑन माउंटेन्स, इज दैट करेक्ट? उसके रूल्स क्या होते हैं? उसमें मिनिमम टू मिनिमम आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया में किसी भी पार्ट में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, यू आर द इंडियन, आप कहीं भी खरीद सकते हैं। तो जैसे हिमाचल में रूल्स हैं या JNK में रूल्स हैं? सो सब जगह पे रूल्स हैं, बट रूल्स में मिनिमम एक क्वांटिटी है, ठीक है, विच इज 298 स्क्वायर यार्ड।
Okay. ठीक है, 250 मीटर के आसपास की प्रॉपर्टी आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक पैन कार्ड पे एक जना बाय कर Even if you are not a resident. या अगर वहाँ के आप उत्तराखंडी नहीं भी हैं, Okay. ठीक है, तब भी आप 298 स्क्वायर यार्ड तो परचेज कर ही सकते हैं। Which is good enough for making a like a 3 BHK kind of. इट्स अ हैंडसम साइज, 298 स्क्वायर यार्ड, 300 गज के आसपास हो गया। इट्स अ हैंडसम, 4 BHK भी बन जाएगा उसमें बड़े आराम से। बट हाँ, पहाड़ों पे जनरली लोग गार्डन एरिया बहुत बड़ा निकालते हैं। सो 298, या फिर अगर आपको और बड़ी लैंड खरीदनी है सो आप 2003 से पहले की कंपनी परचेज कर लीजिए। Okay. ठीक है, सो ये भी एक रूल है कि 2003 से पहले की अगर कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टर्स ही चेंज करने होते हैं, तो आप फिर कितना भी बड़ा लैंड खरीद सकते हैं। Is it? या वहाँ के बिल्डर्स ऐसे ही खरीदते हैं, तो हम ऐसे ही खरीद रहे हैं। That's a special trade trick you've told. एंड थर्ड रूल इज, अगर आप कंपनी भी नहीं खरीदना चाहते तो वहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर किसी की भी प्रॉपर्टी 2003 से पहले की परचेज हो, ठीक है, कितनी भी हो, फिर आज आप 66 बीघा तक खरीद सकते हैं। 66 बीघा विच इज इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई 900 बीघा है वहाँ। तरुण, एक बात बताओ मेरे को आप कि अपार्ट फ्रॉम ढोलेरा एंड उत्तराखंड, फ्रॉम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, which are the other places you're looking at, or as an investor, real estate investor, which are the other cities or areas which are developing really fast and you think it'll be a good investment in times to come for you also as a company and for investors also? सो आप एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहोगे या बिजनेस प्लस स्पिरिचुअली बताऊँ? Whichever way, business से शुरू करते हैं। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अभी जहाँ जहाँ फोकस गवर्नमेंट का है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट डेवलपमेंट लेके आ रही है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लेके आ रही है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये एरिया में बहुत ज़्यादा लैंड अब नहीं बची है, ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आ रही है। सपोज जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, जहाँ नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं उसके आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, जहाँ कुछ एरियाज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा करना चाह रही है उन्हें, ठीक है, वो एरिया आज उठे ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अभी हमको लग रहा होगा कि वाई हम नंबर 1 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, विच इज़ एनर्जी जो वेस्ट की तरफ थी वो ईस्ट की तरफ हो रही है। अच्छा। एंड सबका फोकस ईस्ट पर है। ओके। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज का फोकस ईस्ट पर है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स का फोकस ईस्ट पर है। अगर आप न्यूज़ में जाएंगे तो अंदर घुसेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी बहुत बड़ी कंपनीज ने स्टेज शेयर करा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, विच इज़ कि वो वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज लगाने वाली हैं। सो ईस्ट में आज लैंड भी बहुत सस्ती है। सो अगर इफ़ यू हैव अ लिंक और समथिंग, तो अगर आप ईस्ट की तरफ अगर कोई भी लैंड खरीद के रख देंगे, ठीक है, आज तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अच्छा। जैसे वैसे भी कहते हैं कि अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो विच इज़ वेरी गुड डायरेक्शन। ओके। ठीक है, सो बहुत तेज़ी से मूव करी है एनर्जी, इसीलिए मतलब हमें इतने साल हो गए कि हमें गुलाम बने हुए हैं, बट 70 साल में ही या 75 साल में ही हम लोग नंबर 1 के आसपास पहुंच रहे हैं। सो विच इज़ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही कि मैं कर रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, कि मैं चला रहा हूँ, ठीक है, इस गवर्नमेंट को ये लग रहा होगा मैं चला रहा हूँ, या पिछली गवर्नमेंट को लग रहा होगा मैं चला रहा हूँ, बट चला तो ऊपर वाला ही रहा है। नेचुरल शिफ्ट ऑफ एनर्जी है आपके हिसाब से। तो इंडिया का जो राइज है एज अ ग्लोबल सुपर पावर वो नेचुरल है, वो होना ही था। ओके। और वो होके ही रहेगा, हम नंबर 1 बन के रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उसमें। ठीक है, वो शिफ्टिंग होगी, और इंडिया वैसे भी पूरे वर्ल्ड का हार्ट है, ठीक है, सो जो भी चीज़ दिल से होगी वो वैसे भी ग्रो करेगी। यू लव योर कंट्री, या वी ऑल शुड लव आवर कंट्री। तरुण, रियल स्टेट के पर्सपेक्टिव से दिल्ली एनसीआर के बारे में आपका क्या व्यू है? मेरा मेन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली एनसीआर ही है, एंड मैंने यहाँ पे 15-16 साल काम किया ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर में ही। काफ़ी सालों से मैं बाहर की सिटीज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ, बट दिल्ली एनसीआर तो मेरे अंदर ही है पूरा। सो कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है या आ रही है स्टिल, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो जिसमें एक सिटी ऐसी है विच इज़ जेवर, ठीक है, विच इज़ यमुना एक्सप्रेसवे, येडा, ठीक है, जहाँ पे अभी एयरपोर्ट बस आने वाला है अगले फ्यू मंथ्स में, ठीक है, 1 और 2 मंथ्स में। एंड वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, या वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है,
एंड काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि वहाँ पे जैसे एक वीवो कंपनी है विच इज़ 350 एकड़ का प्लांट लगाया है, विच इज़ पतंजलि ने 700 एकड़ का प्लांट लगाया है और ये स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसे 300-400 एकड़ 300-400 इंडस्ट्रीज और भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी यमुना पे। ठीक है, और कम से कम हजारियों इंडस्ट्रीज आ रही हैं। एरो सिटी आ रही है प्रॉपर। ठीक है, एरो सिटी के गवर्नमेंट ने अलग से लैंड कर दी है, विच इज़ फिल्म सिटी आ रही है, विच इज़ अगर आप किसी से बोलो कि यार इंडिया में मुझे F1 ट्रैक पे जाना है, ठीक है, सो वो एक ही जगह है, विच इज़ यमुना एक्सप्रेस वे। सो यहाँ पर जो भी हो रहा है, तो जैसे ओखला बसा, फिर न्यू ओखला बसा, ठीक है, विच इज़ नोएडा, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर ग्रेटर नोएडा बसा, विच इज़ ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर यमुना बसा, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एवरी डे नोएडा, ओखला या ग्रेटर नोएडा सब कुछ बड़ा होता चला जा रहा है। सो अगर नोएडा में स्कूल्स है तो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, तो यमुना पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने बड़ा प्लान तरीके से पूरा इसको बनाया है। जैसे लोग कहते हैं ना चंडीगढ़ का रूट मैप या चंडीगढ़ का रोड्स बड़ी अच्छी हैं, सो ऐसे ही सेम ग्रेटर नोएडा, नोएडा ये सब है जहाँ पे गोल चक्कर बहुत है एंड ग्रीनरी बहुत है। ठीक है, अगर आपको NCR में रहना है तो आई थिंक ये एरिया सबसे अच्छा होगा फ्यूचर का। ठीक है, ये जितना ग्रो करेगा, बाकी ना इतना आई थिंक गुड़गांव ग्रो करेगा, ना दिल्ली ग्रो करेगा इतना। आज मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली में अगले साल प्रॉपर्टी का डबल हो जाएगी, तो शायद जहाँ पे आज 50 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का फ्लैट चल रहा है, क्या वो 20 करोड़ का हो जाएगा एक साल बाद? तो लोग सोच में पड़ जाएंगे, कई लोग तो मना ही कर देंगे। ठीक है, बट मैं अगर कहूँ यमुना पे डबल हो जाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो यमुना पे अभी भी एक साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। तो अगर कोई इन्वेस्टर इन एरियाज की तरफ देख रहा है तो देर नहीं हुई है अभी? नहीं हुई है अभी। वी कैन स्टिल इन्वेस्ट इन आप ये ज़ेवर, देखो वी ना, कैन स्टिल किसी को इन्वेस्ट। हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल की लैंड लेगा, हॉस्पिटल है ही नहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ऑलरेडी 15-20 हज़ार फैमिलीज रहने के लिए शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसको भी हॉस्पिटल चाहिए। मॉल्स है ही नहीं, एक भी मॉल नहीं खुला अभी तक। आज 20,000 फैमिली किसी मॉल में अगर 3-4 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो मॉल फुल हो जाता है। ठीक है, जिस दिन ऐसा लगता है आज कोई त्योहार है, वहाँ 20,000 25,000 लोग रह रहे हैं और 50-60 हज़ार लोग आज काम कर रहे हैं। ठीक है, या 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सो उनके लिए एक मॉल तक नहीं है वहाँ पर। ठीक है, सो हर चीज़ जो भी आएगी वो ग्रो कर जाएगी, रेसिडेंशियल एज वेल, और बहुत लिमिटेड रेसिडेंशियल है वहाँ पर, और वो हो चुका है। सेक्टर 22D इज द लास्ट रेसिडेंशियल सेक्टर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैप है। ठीक है, कि यहाँ हॉस्पिटल आएगा तो यहीं आएगा। गुड़गांव या और जगहों पे ऐसा नहीं होता है। आप CLU चेंज कराओ, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो यहाँ की मास्टर प्लानिंग बहुत साल पहले हो चुकी थी। 2041 तक का मैप आ चुका है। 2041 में क्या होना है उसका मैप आज ही तैयार है। अच्छा, ठीक है, यमुना पे। सो सेम विद नोएडा, सेम विद ग्रेटर नोएडा। आई थिंक यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेबुक है जो फॉलो किया हुआ है। राइट। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। इफ यू इन्वेस्ट टुडे यू विल बी। अगर आप देखोगे तो दुलेरा का भी सेम है। अच्छा। आज ही मैप प्लान्ड है 2041 तक का, और जो भी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से ही हो रही उसके हिसाब से ही हो रही है कि यहाँ रेसिडेंशियल आना है, यहाँ इंडस्ट्रीज आनी है, जिससे जिसको कोई भी तकलीफ ना हो। कि आज क्यों ट्रैफिक इतना कम लगता है, उसकी मेन वजह ये है, सब कुछ प्लान्ड है कि इंडस्ट्री का एक्सप्रेसवे ये है, और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो वो यहाँ से होता हुआ यहाँ निकल जाएगा इजीली विदाउट ट्रैफिक। वरना आप दिल्ली चले जाओ या गुड़गांव चले जाओ, फंस गए ट्रैफिक में तो फंस ही रह गए, पता ही नहीं है कब निकलेंगे। बट ऐसा कभी मैंने नोएडा में नहीं सुना अभी तक तो कि ये ट्रैफिक लग गया। अच्छा, आप अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं आज की डेट में सॉइल सर्च? हम हमारा ओमान में हमने ऑफिस खोला है, एंड हमने UK में ऑफिस खोला है, लंदन में मिल्टन कीन्स में ऑफिस खोला है। हमने 2 ऑफिस खोले हैं यहाँ पर। सो हमारा दुबई में अभी ऑफिस नहीं है, हम दुबई भी करते हैं इंडिया से बैठ के। एंड बट ओमान और उस जगहों पे इसलिए खोला है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। एंड सो अगर मैं बात करूँ मिल्टन कीन्स में, तो वहाँ भी हमने कुछ विलास सोल्ड किए हैं, प्लस हम इंडियन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेचते हैं वहाँ पर जाके। अच्छा, सो you're tapping the NRI clients clients to come and invest in India. अभी बेसिकली पिछले 3-4 साल में पहले, मतलब अगर मैं बात करूं कोविड से पहले की, लोग इतना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे। बट कोविड के बाद से सभी ने ग्रो करा है। इतना डॉलर ग्रो नहीं करा जितनी इंडियन प्रॉपर्टी ग्रो करी है।
इतना गोल्ड नहीं ग्रो करा जितनी इंडियन प्रॉपर्टी ग्रो करी है। तो आज की डेट में अगर मेरे पास 100 रुपये हों और मैं आपसे ओपिनियन लूँ कि 100 रुपये मैं गोल्ड में डालूँ या म्यूचुअल फंड में डालूँ या रियल स्टेट में डालूँ, क्या सजेस्ट करेंगे आप? सो बेसिकली ये होता है ना, कई बार जैसे अगर मैं लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो लोग जनरली गोल्ड में डालना चाहते हैं कि मैं लिक्विड कर लूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, अभी गोल्ड ग्रो भी बहुत करा है, एकदम से डबल हुआ है। ठीक है, बट प्रॉपर्टी 4 गुना हुई है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप सन 1998 का रियल एस्टेट उठा के देखो, चाहे वो गुड़गांव का, चाहे वो नोएडा का, चाहे वो दिल्ली का, ठीक है, वहाँ से प्रॉपर्टी 1000 गुना बढ़ी है। 1000 गुना बढ़ गई है रियली 25 सालों में? 1998 में सेक्टर 15 का प्लॉट 1000-2000 रुपये में मिल जाता था। आज 10 लाख रुपए का रेट है। वाह। गोल्फ कोर्स का प्लॉट सेम 1000-2000 रुपये मिल जाता था, आज 15-20 लाख रुपए का प्लॉट है पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर मीटर। एंड बट अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मुझे ध्यान है मेरे ब्रदर की उस समय पे शादी होने वाली थी या हो चुकी थी, या तो उस समय में गोल्ड चल रहा था 3-4 हज़ार रुपये। आज गोल्ड का रेट 1.5 लाख रुपये, 1,30,000 रुपये है। तो वहाँ से आप देखो तो 30-40 टाइम्स ग्रो करा है गोल्ड। ठीक है, सो स्टॉक्स का ग्रोथ भी ऐसा ही हुआ होगा। म्यूचुअल फंड आपने बात करी तो म्यूचुअल फंड 14-15% से ग्रो करता है, सबको पता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर ग्रो कर गया तो 20-22%। ठीक है, तो तब से आप क्यूमुलेटिव भी कर लो तब भी हार्डली 30%, 40% ही निकल के आएगा। ठीक है, गोल्ड के इक्विवेलेंट ही ग्रो करता है। सेम सिल्वर भी वैसी ग्रो करती है। बट हाँ, गोल्ड और सिल्वर में आप पैसा कल सुबह लिक्विडेट कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर्टी में भी कल सुबह लिक्विडेट करना हो तो 10-15% नीचे भेज दो। नुकसान में नहीं रहोगे। पुरानी प्रॉपर्टी है, नुकसान नहीं होगा। फिर क्या नुकसान होगा? 1000 गुना की जगह 900 गुना हो जाएगी, बट तब भी 30 गुना तो नहीं होगी। अच्छा, इधर मैं देखता हूँ बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर में या बेंगलोर, मुंबई, या जो भी मेरे जानने वाले दोस्त हैं या कॉर्पोरेट में मेरे साथ जो लोग थे, उनका इंटरेस्ट हमेशा फ्लैट लेने में रहता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? फ्लैट में इन्वेस्ट करना बेहतर है या प्लॉट में इन्वेस्ट करना बेहतर है? हाँ, मैंने जो इससे पिछला वाला आपका आंसर दिया था ना, वो मैंने प्लॉट सोचते हुए दिया था। अगर मैं फ्लैट की बात करूं, उस समय पे जो फ्लैट लॉन्च हुए थे तो वो सबसे पहले एयरफोर्स अपार्टमेंट, केंद्रीय विहार अपार्टमेंट, विवेक विहार अपार्टमेंट या ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए थे। वो हार्डली 10-15 गुना ही ग्रो करे हैं फ्लैट्स। क्योंकि फ्लैट्स क्यों इतना कम ग्रो करते हैं, उसकी एक सिंगल वजह है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रोज नई इनोवेशन आ रही है। अब मैं फ्लैट तोड़ के दोबारा से फ्लैट इतनी इजीली नहीं बना सकता, क्योंकि अगर 10th फ्लोर पे फ्लैट है और नीचे 10 फैमिली और रह रही है, सबसे पूछना पड़ेगा। अभी मुंबई में ऐसा हुआ है। करेक्ट। एक बिल्डिंग ओनर्स ने सबने दोबारा से अपनी बिल्डिंग बनवाई है और वो बिल्डिंग एकदम से 20 गुना ग्रो कर गई है। ठीक है, सो अगर वो पुरानी बिल्डिंग जो केंद्रीय विहार, विवेक विहार वाली, अगर लोग एक सोसाइटी बना के दोबारा से उसे बना लें तो हाँ, आज के रेट के हिसाब से ग्रो कर जाएगी। अच्छा, बट दैट्स अ वेरी बिग हैसल, नो? हाँ, दैट्स अ बिग वेरी हैसल अगेन। सो फ्लैट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। हाँ, लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्लैट खरीदते हैं, बट जितनी ज़मीन ग्रो करेगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। बट ऐसा लैंड इज स्टिल, यू नो, इट्स अ मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास शायद आज गोल्फ कोर्स रोड पे या आपके पास सेक्टर 15 या नोएडा में कहीं उतने पैसे ना हो प्लॉट खरीदने के, फ्लैट खरीदने के हों, तो जनरली लोग इसलिए भी फ्लैट खरीद लेते हैं। तो पहला आपको लगता है कि हाँ यार, मेरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे पास, मुझे दिल्ली एनसीआर ही रहना है, ठीक है, तब आप एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बट सेकंड इन्वेस्टमेंट आई थिंक ज़मीन ही होनी चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल। रियल एस्टेट, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। रहने के लिए आप फ्लैट खरीदिए, पर उसके बाद जो भी इन्वेस्ट करिए आप ज़मीन में करिए। ज़मीन में जरूर करिए। बट ज़मीन के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन इलाकों में रिहायशी इलाके जो पुराने हो गए हैं, वहाँ तो ज़मीनें बहुत महंगी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदना गवर्नमेंट मना नहीं करती कि आप एग्रीकल्चर लैंड मत खरीदो। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही है, फार्म लैंड है तो फार्म ही है, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री है, रेसिडेंशियल तो रेसिडेंशियल ही है। सो एग्रीकल्चर लैंड बहुत सस्ती है आज, 3-4 हज़ार रुपये गज में आज भी यमुना एक्सप्रेसवे में मिल जाती है। 30-40 लाख रुपए बीघा में आपको 1000 गज का लैंड मिल जाता है। बट इट्स ए प्योर एग्रीकल्चर बट उसका जो अप्रिसिएशन होगा वो क्या उस स्पीड से होगा? बिल्कुल होगा। कई बार क्या होगा कि गवर्नमेंट आएगी और आपसे कहेगी कि ये लैंड मुझे चाहिए, मैं इसका आपको 4 गुना मुआवजा दे रहा हूँ।
ठीक है, सो वो प्रॉपर्टी ही 4 गुना हो जाएगी वहाँ से आपकी। आज अगर गवर्नमेंट को वो जगह चाहिए तो वो चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस है कि वो मुआवजा देती है और उसके बदले में एक छोटा सा लैंड भी देती है एक शहर पहले, ठीक है, सो वो 4 गुना हो गई और ऊपर से टैक्स फ्री इनकम है। अच्छा, देयर इज नो टैक्स व्हेन यू देयर सेल इज नो टैक्स। जब आपको एग्रीकल्चर से आपको गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है 4 गुना तो उस पर कोई टैक्स भी नहीं जाएगा। या अगर आप उसको बेचते हैं उस केस में, देन यू विल हैव टू पे टैक्स। या व्हेन जब आप बेचते हैं तो ऑब्वियस है यू हैव टू पे द टैक्स, जो भी उसका कैपिटल गेन है उस दिन का। अच्छा, थोड़ा तरुण स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं आपकी लाइफ को। यू सीम टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो इस तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ और क्या वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में? सो इन 2000 आई थिंक जब मैं 2nd-3rd क्लास में था तो मैंने नॉन वेज छोड़ दिया था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं नॉन वेज लोगों के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, सो मेरी आई थिंक वो जर्नी वहाँ से ही शुरू हो गई। वो मुझे नहीं पता कि कैसे एकदम से खट छूट गया, ठीक है। सो मतलब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो 2020 में ग्रो करी है, ओके, ठीक है। so you've always 2019 में ग्रो करी है। you've always been spiritual, but 20 में आके वो डिसीजन मेकिंग में आ गया आपके। देखो, गुरु तो हर जन है, आप भी गुरु हो, मैं भी हूँ, ये भी है, ये भी है, सभी लोग गुरु हैं, ठीक है। बट हाँ, सबसे बड़े वो होता है एक बंदा आपको कोई डायरेक्शन दिखा देता है, ठीक है। सो मुझे भी किसी ने एक डायरेक्शन दिखाई, ठीक है, एक डायरेक्शन बताई, विच इज़ मिस्टर दीपक चौधरी, ठीक है। ही इज़ मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ, बट वो अपने आप को गुरु नहीं मानते, ठीक है। वो कहते हैं हर एक बंदा गुरु है, ठीक है। तो उन्होंने बस एक डायरेक्शन दिखाई एंड वहाँ से चीज़ें जो है और ज़्यादा फास्ट मूव कर गई, ठीक है। कि हाँ, कि पता चल रहा है कि अब कि हाँ, जो मैं सोच रहा था वो सच है या झूठ है, ठीक है। ही इज़ नॉट द पर्सन की जो शायद उन्हें कोई डिमांड नहीं है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। असली गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है डे टू डे लाइफ में या बिजनेस में? हाउ डज इट एग्जिबिट इटसेल्फ? स्पिरिचुअली आप दिखावे से तो नहीं हो सकते, ठीक है, कि जैसे आप भी मुझे पूछ रहे हो, ठीक है, बट स्पिरिचुअल पर्सन की आंखों में दिख जाता है। एंड स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एक सच वाला बंदा, उसकी आंखों में दिख जाता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। सो महसूस हो जाता है, जो चीज़ यहाँ से महसूस हो जाए वो समझ लो आपकी सच है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ से महसूस ना हो वो समझ लो कि झूठ है, अगर आपको जो महसूस हो रहा है, ठीक है। तो उसी स्पिरिचुअल इज ओनली अ वर्ड, ठीक है। आप अच्छे कर्म करते रहो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो स्पिरिचुअल हो गया हूँ, या मैं नॉन वेज नहीं खा रहा तो मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। काफ़ी लोग सिर्फ कर्म से ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। उनके अगर वो कर्म अच्छे कर रहे हैं सामने वाले के साथ, इंसानों के साथ, जानवर के साथ, या अपने खाने के साथ भी, अपने फूड के साथ भी, किसी के साथ भी, ठीक है। सो अगर वो अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज गुड। अभी तक का सबसे बड़ा सक्सेस? सो फॉर एग्जांपल यू बिकेम अ बिल्डर एंड नाउ यू लॉन्चिंग योर ओन प्रोजेक्ट, दैट कुड बी वन ऑफ अ वेरी बिग हाई पॉइंट्स, राइट? हाँ, सो you may have not thought about it earlier, but now you are in the league of all those big guys who used to be your client, right? सो वो एक रीज़न है मेरा एज अ बिल्डर बनने का, कि आज जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं वो हैं, चाहे वो मेरी फैमिली है, उनके किसी के साथ भी गलत ना हो, ठीक है। मेन रीज़न मेरा बिल्डर बनने का यही है, कि चाहे वो एज अ उनकी जो मेहनत है उसका जो उन्हें मिलना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मैं तो बस एक, मुझे ऐसा लगता है, एक ज़रिया हूँ, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है कि बस कि मैं अच्छे से चीज़ें चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक ज़रिया हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो ये है कि मुझे बिल्डर बनने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही है कि मुझे एक अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि मुझे भारत को कुछ देना है, मुझे इंडिया को कुछ देना है, ऐसे ही जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं, ठीक है, जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ गलत ना हो एक भी परसेंट। क्योंकि मैंने ना अपने पिछले 14-15 साल की जर्नी में, जब मैं ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहा था, सो बहुत सारे बिल्डरों के यहाँ लोगों को रोते हुए देखा है कि यार उसकी फैमिली में कैंसर है, ये है वो है, और उसके पैसे वापस नहीं मिल रहे,
या वो प्रॉपर्टी बन भी नहीं रही और वो लगातार ईएमआई पे कर रहा है। बहुत यूजुअल सीन है ये। ठीक है। सो वो मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों से। सो वो आज भी मुझे ध्यान है कई सारी ऐसी बातें, ठीक है, कि क्लाइंट आके लिटरली रो रहे हैं बट मेरे हाथ कटे हुए हैं क्योंकि मैं एज अ खुद कंसल्टेंट था। ठीक है, क्योंकि सामने वाले बिल्डर पे मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक है। सो कई बार बिल्डर्स को भी नहीं पता चलता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्डर आए मार्केट में जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न स्कीम बांटी, ठीक है, बट वो एश्योर्ड रिटर्न स्कीम सक्सेस ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें टाइम फ्रेम का ही नहीं पता चला। अगर वो 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी बना के दे देते और वो प्रॉपर्टी 6 साल तक लटक गई तो 3 साल का इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ गया, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो क्लाइंटों को कमिट किया था वो भी, तो फिर बर्बाद तो होना ही था। ठीक है। सो गलती सिर्फ बिल्डर की नहीं है, पूरे हो सकता है पूरे जगह की है, पूरे स्टाफ की है, बट हाँ चलाता एक ही बंदा है। तो मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता, वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता। ठीक है, जो मैंने सीखा है। और कहते हैं ना कि जो आप गलती कर रहे हो अगर दोबारा दोहरा रहे हो तो फिर वो गलती से सीखा ही गया। Perfect. I think, Tarun, your moral compass is working just fine. You're looking at the right things, your vision is clear, and we wish you great luck and great success ahead. Thank you. And I really see you bringing this much needed change in the real estate industry. Thank you. And wish you great luck and look forward to meeting you again and seeing you where your company reaches. So we do this podcast again after some time, where you talk about how big you've made it from the last one. Thank you so much, Tarun, for coming over to the Startup Cafe. Thank you so much. Such a pleasure to meet you. Thank you so much. Thank you so much.